हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस चक्रा। तो आज की इस लेक्चर में बात करेंगे थर्ड लेसन की, जो है वैदिक कल्चर। और ये हमारा लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में जानेंगे कौन कौन सा टॉपिक। द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन, कि आर्यन का ओरिजिनल होम क्या था, वैदिक लिटरेचर एंड देयर इम्पोर्टेंस, ऋग्वेदिक एज एंड इट्स कल्चर, एंड लेटर वैदिक एज एंड इट्स कल्चर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हड़प्पन कल्चर की सिटीज़ थी वो डिक्लाइन हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि 1500 BC में डिक्लाइन हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्लोली भी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। और इस पीरियड के अराउंड हम देखते हैं कि इंडो आर्यन लैंग्वेज की जो स्पीकर्स हैं, संस्कृत के स्पीकर्स इंटर हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंडो ईरानियन रीजन से। और इनिशियल फेज में वो आते हैं एक स्मॉल नंबर में। ठीक है, तो कौन से पास, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन में जो पासेस है, जैसे बोलान पास है, खैबर पास है, गोमल पास है, तो इन पासों से ये लोग इंडिया इंटर करते हैं। उनके इनिशियल सेटलमेंट्स जो थे वो नॉर्थ वेस्ट वैलीज में थे और पंजाब के जो कुछ प्लेन्स हैं उसमें थी। और बाद में वो मूव किए साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, जो कि है इंडो गंजेटिक प्लेन्स। ओके, और ऐसे ही ये एक मेनली मतलब कौन सी टाइप के लोग थे जो कि इंडो आर्यंस थे। और वे मतलब जो इंडो आर्यंस थे वो पीपल क्या रखते थे, कैटल। ठीक है, कैटल हर्डर थे। और वो मेनली किस लिए यहाँ विजिट किए, क्योंकि पास्चर लैंड को ढूंढने के लिए, ठीक है, चारागाह कहते हैं जिसे, तो उसे ढूंढने के लिए यहाँ तक आए थे। 6th सेंचुरी BC के टाइम देखते हैं कि वो ऑक्यूपाई कर लिए होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, जो कि जिसे बोला जाता है आर्यावर्त। ओके, और इस पीरियड के बीच 1500 BC टू 600 BC इसे डिवाइड किया जाता है अर्ली वैदिक पीरियड, या फिर कहें कि ऋग्वेदिक पीरियड। और जो हमारा ऋग्वेदिक पीरियड है कब से कब तक है, वो है 1500 BC टू 1000 BC। और लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC टू 600 BC। ओके, और ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस की बात करते हैं तो ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस ये क्वेश्चन जो है डिबेटेबल है और सेवरल व्यूज भी इसके रिगार्डिंग देते हैं अपने व्यू। ठीक है, और डिफरेंट स्कॉलर्स आइडेंटिफाई किए हैं डिफरेंट रीजन्स को कि आर्यंस का जो होम है वो डिफरेंट रीजन में लोकेटेड था। जैसे एक बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका सबसे ऑथेंटिक माना जाता है कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे, आर्कटिक रीजन से एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो इंडो आर्यंस थे वो माइग्रेट किए थे आर्कटिक रीजन से, जो मतलब यूक्रेन वाला पार्ट है ना, यूक्रेन ये और वेस्टर्न रसिया, वहाँ से आए थे आर्यंस। और कहाँ से आए थे, आर्कटिक रीजन, जर्मनी, सेंट्रल एशिया एंड सदर्न रसिया। तो कहते हैं यहाँ से आए थे लोग। बहुत सारे स्कॉलर्स अपने अपने व्यू पॉइंट देते हैं, लेकिन सदर्न रसिया की जो थ्योरी थी, सदर्न रशियंस की जो थ्योरी थी वो दिखाई जाती है उसमें कि ये मोस्ट प्रोबेबल जो आर्यंस थे, मतलब हिस्टोरियंस थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया किसका, बाल गंगाधर तिलक का, कि इंडो आर्यंस जो थे वो माइग्रेट किए थे आर्कटिक रीजन से। और उसके बाद से आर्यंस मूव किए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप। और उन्होंने जब यूरोप और एशिया में इंटर किया तो एशिया में इंटर किया तो उसके बाद जो है सेंट्रल एशिया से होते हुए यहाँ पर इंडिया में इंटर करते हैं अबाउट 1500 BC में। और उन्हें बोला गया क्या, इंडो आर्यन। और वो लैंग्वेज कौन सी बोलते थे, वो लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते थे, जैसे संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत लैंग्वेज यूरोप में भी चलती थी। ठीक है, और अभी भी उनके वर्ड्स बहुत सारे बोले जाते हैं। वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वेद जो डिराइव करता है वो उसका रूट वर्ड है विद, जिसका मतलब है टू नो, मतलब जानना। दूसरे शब्दों की बात करें तो वेद टर्म
सिग्निफाई करता है एक सुपीरियर नॉलेज को। वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट करता है 4 वेदास लाइक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद एक अर्लीस्ट जो 4 वेदों में से अर्लीस्ट वेद है, जिसमें 1028 श्लोक हैं, ठीक है। हिम्स जिसे बोला जाता है, और हिम्स को गाने में क्या करते हैं, प्रेज करना है वेरियस गॉड्स को। मतलब जब उनका चैंटिंग करना है वेदों के श्लोकों को, ठीक है, वेद हिम्स को, तो उसमें वेरियस गॉड्स को क्या करना है, प्रेज करना है, उनकी प्रशंसा करना है। तो यजुर्वेद जो है वो कंसिस्ट करता है वेरियस डिटेल्स ऑफ रूल्स टू बी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस। मतलब यजुर्वेद सेक्रीफाइस को यहाँ पर मेंशन करता है, और सामवेद वो मेंशन करता है चैंटिंग ड्यूरिंग सेक्रीफाइस के दौरान वो चैंटिंग किए जाते हैं, जो सामवेद में हिम्स लिखे गए हैं, ओके। और इट इज़ कॉल्ड द बुक ऑफ चैंट्स एंड ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक आर ट्रेस्ड इन इट। अथर्ववेद में कंटेंट्स है रिचुअल्स, ओके। और इसके अतिरिक्त जो वेदास हैं वो अदर सेक्रेड वर्क्स है, जैसे ब्रह्मणाज, उपनिषद, आरण्यकाज एंड एपिक्स, रामायण एंड महाभारता। तो ये जो 4 थिंग्स दिए हुए हैं वेदास के समय के, ब्रह्मणाज, उपनिषद, मतलब वेदास के टाइम के नहीं हैं, पर ऐसे लिखे गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मणाज, उपनिषद, आरण्यकाज और 2 एपिक्स हैं, रामायण एंड महाभारता, ठीक है। ब्रह्मणाज के बारे में देखें तो ब्रह्मणाज क्या थे, ट्रिटाइजेस थे, वो प्रेयर और सैक्रिफिशियल सेरेमनी से रिलेटेड थे। और उपनिषद जो थे वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट थे, और ये डील करते थे टॉपिक जैसे सोल, एब्सोल्यूट, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एंड मिस्टीरियस ऑफ नेचर, मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, ओके। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग उपनिषद, ठीक है। और ब्रह्मणाज और आरण्यकाज जो थे वो फॉरेस्ट बुक्स में डिराइव किए जाते थे, और वे डील करते थे मिस्टिसिज्म, राइट्स, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इनके कीवर्ड्स हैं, ये मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कीवर्ड्स वहाँ पर डालने में आपको हेल्प करेंगे, आंसर राइटिंग को एनरिच करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों का जो मतलब है, इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कैरेक्टर है, वो याद रखिएगा। क्योंकि जैसे ब्रह्मणाज ये सैक्रिफिशियल सेरेमनी और प्रेयर के दौरान ये ट्रिटाइजेस को रिलेट करते हैं। उपनिषद क्या करते हैं, वो टॉपिक्स फिलोसफिकल टेक्स्ट को डील करते हैं, जैसे कि सोल, एब्सोल्यूट, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एंड मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है। आरण्यकाज जो फॉरेस्ट रिलेटेड बुक्स हैं उनको डील करता है कैसे, मिस्टिसिज्म, राइट्स, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, ओके। एंड नेक्स्ट है रामायण के जो ऑथर हैं वाल्मीकि और महाभारता के वेदव्यास, ठीक है। तो इन ऑथर का नाम भी याद रखिएगा। ऋग वैदिक एज या फिर अर्ली वैदिक एज की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1500 to 1000 BC, ओके। 1500 to 1000 BC, ओके। तो ऋग्वेदिक पीरियड के ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, मतलब ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम आर्यंस जो थे वो कन्फाइंड थे टू इंडस रीजन, मतलब इंडस रीजन में वो इनहेबिट हुए, वो वहीं पर अपने जो हैबिटेशन है वहीं पर सबसे पहले इस्टेब्लिश किया। तो ऋग्वेद रेफर करता है कि सप्त सिंधु, इस लैंड को क्या बोला जाता है, सप्त सिंधु, ठीक है, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ओके। और ये इंक्लूड करता है 5 रिवर्स, जैसे जो पंजाब में फ्लो होती हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ओके। इसके साथ ही इंडस और सरस्वती, ये 7 रिवर हैं, इसके कॉन्फ्लुएंस मिलते हैं। और यहीं पर क्या है, ऋग्वेद में ये लिखा गया है कि सप्त सिंधु प्रदेश जो था वहीं पर ये जो आर्यंस थे वहीं पर इनहेबिट किए थे, हैबिटेशन अपना इस्टेब्लिश किए थे। पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऋग्वेदिक पीपल के जो पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ थी वो ट्रेस किया जाता है ऋग्वेद के जो श्लोक्स हैं, हिम्स हैं, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, कुल या फिर फैमिली, ठीक है। कुल याद रखना, कुला नहीं बोलते, कुल बोलते हैं, ठीक है। और फैमिली, सेवरल फैमिलीज, जो कुछ फैमिलीज थी वो साथ में मतलब साथ में रहती थी, बेसिस ऑफ देयर किनशिप टू फॉर्म अ विलेज और ग्राम। तो ग्राम कैसे फॉर्म होगा, जब
एक फैमिली के जो कुछ फैमिली के किनशिप हैं वो आपस में मिलकर रह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से एक ग्राम जो मतलब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यूनिट क्या है, फैमिली। उसके बाद जो है फैमिली, अगर बहुत सारी फैमिलीज मिलके एक कम्युनिटी बनाएंगे तो वहाँ पर विलेज इस्टेब्लिशमेंट होगा, ओके। तो उसे ग्राम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी टर्म ग्राम। ग्राम का जो लीडर था उसे बोलते हैं ग्रामीणी, ओके। और एक जो विलेजेस का ग्रुप था वो कॉन्स्टिट्यूट करता है विसु या विस कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली या फिर कुल, ठीक है, देन ग्राम और विलेज, ओके, देन विश, मेनी विलेजेस फॉर्म विशु, ओके। और विशु को हेड कौन करता था, विषयपति, ठीक है। द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट जो थी वो थी जन और ट्राइब, ठीक है। हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट जो थी आर्यंस की वो थी जन या फिर उसे बोलते हैं ट्राइब। सेवरल ट्राइबल किंगडम्स थे ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड में, जैसे भारताज, मत्स्य, यदुस और पुरुष, ओके। ये कुछ ट्राइबल किंगडम थे जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, भारता, मत्स्य, ओके, यदुस एंड पुरुष। द हेड ऑफ द किंगडम, जो हेड होता था किंगडम का उसे बोला जाता था राजन या फिर किंग। ऋग्वेदिक पॉलिटी नॉर्मली मोनार्चिकल थी। मोनार्चिकल मतलब क्या था, मोनार्चिकल मतलब एक ही का शासन चलेगा, ठीक है। जो भी वो कहेगा, मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि आई एम द स्टेट, मेरा वचन ही है शासन, ठीक है। तो यहाँ पर मोनार्चिकल सिस्टम क्या है कि उसको अगर वो गलती भी करता है, जैसे इंग्लैंड में क्या चलता है, मोनार्की सिस्टम, ठीक है, कि क्वीन कभी गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो भले ही कुछ मतलब मर्डर कर दे या कुछ भी कर दे, लेकिन उसका जो कहना होगा वही असरमान होगा, ठीक है। बट पार्लियामेंट आ गई है तो पार्लियामेंट भी वहाँ की सुप्रीम है, ठीक है। कोर्ट उसमें कोई भी मतलब वो क्रिएट नहीं कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी सुप्रीम है तो वहाँ पार्लियामेंट की सुप्रीम। और किंग को असिस्ट कौन करता था, पुरोहित या फिर उन्हें बोलते हैं प्रीस्ट। और सेनानी या फिर कमांडर ऑफ आर्मी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे तो किंग को असिस्ट करते थे। पुरोहित क्या काम था पुरोहित का, कि किंग को आइडियाज़ देना। और सेनानी क्या थे, सेनानी मतलब एक डिफेंस रिलेटेड उनको आइडियाज़ देना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। 2 पॉपुलर बॉडीज़ उस समय थी, कौन सी, ये जरूर याद रखना, सभा एंड समिति। यहाँ पर हमें वुमेन का रोल भी मिलेगा, कौन से उसमें बॉडी में, वो आगे देखते हैं। जो पहली वाली थी सभा, वो ऐसे प्रतीत होती है कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड लेटर, मतलब यहाँ पर एल्डर्स और लेटर एल्डर्स जो होते थे वो किस में रिप्रेजेंट करते थे, सभा में, ठीक है। तो सभा वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट थी। और समिति जो थी उसमें जो जनरल इंटायर पीपल मतलब इंक्लूडिंग वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। सोशल लाइफ की बात करें तो ऋग्वेदिक सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कल मीन्स कि जैसे कि हेड ऑफ द जो फैमिली थी वो कौन था, मेल मेंबर, न कि फीमेल मेंबर, ओके। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वो फैमिली या फिर ग्राम था। हेड ऑफ द फैमिली को गृहपति बोलते हैं, ठीक है। और मोनोगामी वाज जनरली प्रैक्टिस्ड। मोनोगामी मतलब एक वन मैरिज एट ओनली वन मीन्स वन टाइम। और या फिर सिंपली कहें कि मोनोगामिक मतलब मोनो मीन्स सिंगल और गैमिक मतलब मैरिज, मतलब सिंगल मैरिज, ओके। सिंगल मैरिज सिस्टम था, वाज जनरली प्रैक्टिस्ड। वाइल पॉलीगैमी, पॉली मीन्स मेनी और गैमी मीन्स गैमस मीन्स मैरिज, ठीक है। तो पॉली मीन्स पॉलीगैमी, बहुत सारे मीन्स कि मैरिज सिस्टम। तो रॉयल और नोबल फैमिलीज, रॉयल एंड नोबल फैमिलीज में पॉलीगैमी सिस्टम था और नॉर्मल फैमिलीज में मोनोगैमी सिस्टम था। तो ये याद रखना। वाइफ केयर करती थी हाउस होल्ड की, ठीक है, और पार्टिसिपेट करती थी सभी मेजर सेरेमनीज में। तो उस समय क्या था, ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड में वुमेन को फ्रीडम थी कि पार्टिसिपेट भी कर सके, किस में, समिति में, और हाउस होल्ड में जो भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंक्लूडिंग वुमेन भी होगा। वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई थी जैसे कि मैन को दी गई थी, तो उनके जैसे स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, ओके।
और वुमेन पॉइट उस समय की थी जैसे अपाला, विश्ववरा, घोषा, लोपामुद्रा। तो ये ऋग्वेदिक पीरियड की सबसे प्रोमिनेंट जो वुमेन थी वो थी। तो इनसे एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि वुमेन की पोजीशन ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड में काफ़ी अच्छी थी और वुमेन अटेंड कर सकती थी एक पॉपुलर असेंबलीज को जिसे समिति बोलते हैं। कोई चाइल्ड मैरिज यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है और सती प्रैक्टिस भी यहाँ पर एब्सेंट देखने को मिलती है। और मेन एंड वुमेन दोनों क्या पहनते थे, अपर एंड लोअर गारमेंट्स जो कि बने होते थे कॉटन एंड वूल के। तो कॉटन एंड वूल कौन यूज करता था, इंडो आर्यंस। ओके, ऑर्नामेंट्स के कुछ वैरायटीज़ भी थी जिन्हें यूज किया जाता था दोनों मैन और वुमेन के द्वारा। व्हीट, आयरन एंड बार्ले, मिल्क एंड इसके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कर्ड, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये भी क्या थे, चीफ आर्टिकल्स ऑफ फूड थे। और जो काऊ का मीट था वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड था उस समय, वो काऊ मीट नहीं चलता था। ठीक है, और ये एक सैक्रेड एनिमल था मतलब आर्यंस के लिए। चैरियट रेसिंग, यहाँ पर जैसे प्ले राइड्स होते थे, चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, डाइसिंग, म्यूजिक एंड डांस, ये फेवरेट पास्टीम्स थे या फिर गेम्स थे। सोशल डिविजन्स भी यहाँ पर कोई रिजिड देखने को नहीं मिलता है ऋग्वेदिक पीरियड में, और ये हमें देखने को मिलता है सोशल डिवीजन कब, जब लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे तब वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 4 वर्णास डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन। तो ऋग्वेदिक आर्यंस जो थे वो पास्टोरल पीपल थे और उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या था, कैटल रियरिंग। उनका जो वेल्थ था उसे एस्टिमेट किया जाता था किसके टर्म में, उनके कैटल, जितनी नंबर ऑफ कैटल होंगी, जितने नंबर ऑफ जैसे काउज होंगे तो उतना ज़्यादा वो वेल्दी पर्सन होगा। ओके, और जब वे परमानेंटली सेटल होते थे नॉर्थ इंडिया में तो वो प्रैक्टिस किए एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो परमानेंट जब वो मतलब पास्चर लैंड हमेशा सर्च करते रहते थे, लेकिन जब वो परमानेंटली सेटल्ड हो गए नॉर्थ इंडिया में तो वो प्रैक्टिस करने लगे एग्रीकल्चर सिस्टम को। नॉलेज और आयरन का जो यूज़ था उसके साथ वे एबल हो गए थे फॉरेस्ट को क्लीन करने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयरन जो एक्सेस होंगे उनसे फॉरेस्ट को काट सकते थे और बहुत सारी लैंड को एक्वायर करते थे और फिर क्या करते थे, उसमें कल्टीवेशन करते थे। कारपेंट्री भी एक दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन था और यहाँ पर वुड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि फॉरेस्ट वहाँ पर क्लियर करके वुड को कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये भी एक प्रोफेशन था, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। ओके, तो यहाँ पर कारपेंटर्स जो प्रोड्यूस करते थे वो जैसे चैरियट, प्लोज, ठीक है, जो जोतने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स थे। वर्कर्स जो मेटल्स में जो वर्कर्स थे वो बनाते थे वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स लाइक कॉपर, ब्रोंज एंड आयरन। ठीक है, स्पिनिंग एक दूसरा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था और कॉटन एंड वुलन फैब्रिक्स भी बनाए जाते थे। ठीक है, गोल्ड स्मिथ जो थे वो एक्टिव थे, क्या बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे गोल्ड के। ठीक है, पॉटर्स जैसे जो थे, जो मतलब जैसे कुम्हार बोलते हैं उन्हें, ठीक है, वो वेसल बनाते थे डोमेस्टिक यूज के लिए। और ट्रेड एक दूसरा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी और रिवर्स जो थे वहाँ पर प्रेजेंट थी, वो इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का काम करती थी। और ट्रेड को कंडक्ट किया जाता था एज ए बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम कहाँ भी यूज किया जाता था, बार्टर सिस्टम जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज किया जाता था और उसके बाद जो आर्यंस थे वो भी बार्टर सिस्टम का ही यूज करते थे। इन द लेटर टाइम की बात करें तो गोल्ड कॉइन्स को क्या बोला जाता था, ये याद रखना, निस्क। ठीक है, निस्क बोला जाता था गोल्ड कॉइन्स को। कब, ऋग्वेदिक पीरियड में। ठीक है, जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता था लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, तो निस्क भी यहाँ पर प्रेवलेंट था लेकिन बार्टर सिस्टम वर्क करता था। ठीक है, रिलीजन की बात करें तो रिलीजन ऋग्वेदिक आर्यंस जो थे वो वर्शिप करते थे नेचुरल फोर्सेस को लाइक अर्थ, फायर, वुड, विंड, रेन एंड थंडर को। और वे पर्सनिफाइड करते थे दीज नेचुरल फोर्सेस इनटू मेनी गॉड्स एंड वर्शिप्ड देम। तो वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा वर्शिप भी करते थे नेचुरल बहुत सारे गॉड या फिर उनकी पूजा भी करते थे। इम्पॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स जैसे पृथ्वी, अर्थ, अग्नि, वायु, विंड, वरुण, रेन एंड इंद्र।
तो ऋग्वेदिक पीरियड में इंद्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और इनकी इम्पोर्टेंस जो है लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी जब दूसरे गॉड यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इंद्र मोस्ट पॉपुलर अमंग देम ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस टू इंद्र वाज अग्नि, मतलब इंद्र के बाद अग्नि यहाँ पर उसके ज़्यादा उसके बाद इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। जिनके जो रिगार्डेड थे उनके ऐसा माना जाता था कि इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड पीपल। तो अग्नि का क्या काम था, इंटरमीडियरीज थे, ठीक है। तो गॉड्स एंड पीपल के बीच इंटरमीडियरी का काम करते थे, इंटरमीडिएट का काम करते थे। वरुण को सपोर्ट किया जाता था टू बी अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर। तो वरुण किसके लिए थे, जो नेचुरल ऑर्डर को अपहोल्ड करने के लिए। और एक फीमेल गॉड्स थी जैसे आदिति, फीमेल गॉड्स भी थी जैसे आदिति एंड उषा, तो इनको भी याद रख सकते हैं। कोई टेम्पल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है और कोई आइडल वर्शिप भी देखने को नहीं मिलती अर्ली वैदिक पीरियड में। प्रेयर्स यहाँ पर ऑफर किया जाता है गॉड्स को इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक है। कि मतलब वहाँ चैंटिंग करते थे, प्रेयर करते थे कि गॉड हमें कुछ रिवॉर्ड्स देंगे, ठीक है। रिवॉर्ड्स का एक्सपेक्टेशन था। घी, मिल्क एंड ग्रेन के भी ऑफर किए जाते थे, डीटीज़ को अपनी अपनी गॉड्स को ऑफर करते थे। और एलाबोरेट रिचुअल्स वर फॉलोड ड्यूरिंग द वर्शिप। तो एलाबोरेट रिचुअल्स कई प्रकार के यहाँ पर वर्शिप के दौरान क्या करते थे, फॉलो किए जाते थे। अब नेक्स्ट बात करें कि लेटर वैदिक पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड था 1000 BC टू 600 BC। आर्यंस फर्दर मूव किए। देखो पहले आर्यंस कहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया, कहाँ पर परमानेंटली इस्टेब्लिशमेंट किया, जो कल्टीवेशन करने लगे थे। उसके बाद जो है उनको और ज़्यादा अपनी लैंड इंक्रीज करने का, जैसे नॉर्मली किसी को देखते हैं कि जैसे थोड़ा सा ग्रो किया तो उसे और ग्रो करने का मन करता है, तो वो आर्यंस भी थे। आर्यंस भी ऐसे काम करते थे कि वो फिर लेटर वैदिक पीरियड के दौरान क्या था कि आर्यंस मूव किए टूवर्ड्स ईस्ट इन द लेटर वैदिक पीरियड, जो गंगा वैली है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ये रिफर करता है एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टू द ईस्टर्न गंजेटिक प्लेन्स। मतलब शतपथ ब्राह्मणों में ये रिफर किया गया है कि जो आर्यंस थे वो इंडो गैंजेटिक या ईस्टर्न गंजेटिक प्लेन्स की तरफ मूव किए, ठीक है, एक्सपैंड किए। सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स और किंगडम्स ये मेंशन किए गए हैं लेटर वैदिक लिटरेचर में। वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड कौन था, ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम्स। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, पहले स्मॉल विलेज थे, फिर उसके बाद टाउन्स हुए, उसके बाद लार्ज किंगडम भी हुए, जब यहाँ पर बहुत सारे विलेजेस इस्टाब्लिशमेंट हुए, ठीक है, इस्टाब्लिश्ड हुए थे। कुरु और पंचाल किंगडम फ्लरिश्ड हुआ बिगिनिंग में, आरंभ में कौन से, कुरु एंड पंचाल, ये किंगडम फ्लरिश हुए थे, ठीक है। परीक्षित एंड जन्मेजय ये फेमस रूलर थे कुरु किंगडम के, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि जो कृष्ण के वंशज, मतलब उनके वंशज, परीक्षित के वंशज कौन थे, कृष्ण, भगवान कृष्ण, ठीक है। प्रवाहना जयवली एक पॉपुलर किंग ऑफ द पंचाल। तो पंचाल के पॉपुलर किंग कौन थे, प्रवाहना, और वो लर्निंग के पैट्रॉन थे, बहुत ज़्यादा सीखते थे। आफ्टर द फॉल ऑफ कुरु एंड पंचाल, कुरु एंड पंचाल के फॉल होने के बाद, मतलब देखो यहाँ पर जो महाभारत का टाइम चल रहा है, ओके। अदर किंगडम्स जैसे कौशल, काशी एंड विदेहा ये मतलब पिक्चर में आए उसके बाद कुरु एंड पंचाल के बाद। फेमस रूलर काशी के थे अजातशत्रु, जैसे आपने देखा होगा कि अजातशत्रु बिंबिसार के क्या थे, सन थे। जनक वॉज द किंग ऑफ विदेहा, विदेहा की जनक किंग कौन थे, जनक, ठीक है, जनकपुरी जिसे बोलते हैं। विद इट्स कैपिटल एट मिथिला नरेश, ठीक है, जहाँ की सीता जी थी। और उनके कोर्ट में एक स्कॉलर याज्ञवल्क्य भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। मगध, अंग एंड वंग, इसके बाद जो है ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम इस्टाब्लिश हुआ। और लेटर वैदिक टेक्स्ट ये भी रेफर करते हैं कि ये तीन जो डिविजन्स था, इंडिया, आर्यावर्त नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया, एंड दक्षिण पथ साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया, तो ये जो है ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी पावरफुल किंगडम भी देखने को मिलता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लार्जर किंगडम्स यहाँ पर फॉर्म हुए थे लेटर वैदिक पीरियड में। मेनी जन
जन और ट्राइब्स, यहाँ पर देखो जन किसे बोलते हैं, जन जो है ट्राइब होते हैं, ठीक है, या फिर विलेज होते हैं। ये एक दूसरे से मिले हुए थे, फॉर्म किए थे जनपद, ठीक है, जनपद फॉर्म किए थे बहुत सारे विलेज मिलके, और या फिर राष्ट्र कहें, ठीक है, उन्हें राष्ट्र भी बोला जाता है। तो इस तरीके से रॉयल पावर इंक्रीज हुआ, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द किंगडम। किंग परफॉर्म करते थे वेरियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, स्ट्रेंथन करने के लिए उनकी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए वो तरह तरह के टैक्टिक्स अपनाते थे, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस भी करते थे, ठीक है, लाइक राजसूय, कंसिक्रेशन सेरेमनी, अश्वमेध हॉर्स सेक्रीफाइस एंड वाजपेयी चैरियट रेस। तो ये 3 सेरेमनी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उस समय। किंग अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इन सेरेमनीज का यूज़ करते थे, सेक्रीफाइस का यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे अश्वमेध में क्या करते थे, अश्व को क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे अपनी पोजीशन को इंक्रीज करने में, या फिर अपने जो गॉड थे उनको ऑफर करने में। किंग्स ये एज्यूम करते थे टाइटल्स जैसे राज, विश्व जनन, अहिल भुवनपति, लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ, एक रात एंड सम्राट। ये सोल रूलर केवल और केवल एक ही रूलर होगा, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में एक लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑफिशियल्स भी हुए, इन्वॉल्व थे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, जैसे पुरोहित, सेनानी एंड ग्रामनी। ये याद रखना, पुरोहित, सेनानी एंड ग्रामनी। ये वे इंक्लूड करते थे जैसे ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर एंड रॉयल मैसेंजर। लोअर लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन में विलेज असेंबलीज भी यहाँ पर चलाई जाती थी, ठीक है, और समिति और सभा 2 यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव थी जो कि डिमिनिश ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। मतलब समिति और सभा की जो इम्पोर्टेंस थी अर्ली वैदिक पीरियड में, वो लेटर वैदिक पीरियड में ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी गई, घट गई। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो आयरन एक एक्सटेंसिवली, मतलब आयरन एक रिमार्केबल जर्नी थी, और आयरन एक रिमार्केबल इन्वेंशन था इस पीरियड में, जो कि लोगों को इनेबल किया उनके थॉट्स, मतलब कि फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाए और बहुत सारी लाइन को एक्वायर कर लिया जाए, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और एग्रीकल्चर एक चीप ऑक्यूपेशन बन गया था। कल्टीवेशन, जो इम्प्रूव्ड टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स वर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, इम्प्रूव्ड टाइप्स लाइक आयरन प्लो जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो उन्हें कल्टीवेशन के लिए यूज करने लगे थे। और इसके अतिरिक्त जो बार्ले, राइस, व्हीट ये भी ग्रो करने लगे, और जो मैन्योर की नॉलेज थी ये भी इम्प्रूवमेंट होने लगी, ठीक है, कि कैसे उन्हें मैन्योर किया जाए, कैसे फील्ड को मतलब अच्छा ग्रो किया जाए, फर्टाइल बनाया जाए, ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होने लगी धीरे धीरे। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी यहाँ पर बहुत सारे मतलब कंडीशन में देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है, वेपन्स थे, यहाँ देखने को मिलता है। मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री एंड पोट्री यहाँ पर बहुत ग्रेट प्रोग्रेस में फ्लरिश की गई थी। इसके अतिरिक्त बात करें तो इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ये भी एक्सटेंसिव यूज करते थे। एक्सटेंसिव मतलब ये भी इम्प्रूवमेंट इनका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेटर वैदिक पीपल जो थे वो फैमिलियर थे किससे, सी से, ठीक है, सी को वो जानते थे, और वे ट्रेड भी करते थे, लाइक बेबीलोन से, बेबीलोन के साथ ट्रेड करते थे। हेरेडिटरी जो क्लास थी जैसे मर्चेंट, ठीक है, वैश्य, ये एग्जिस्टेंस में आए, और वैश्य जो थे वो ट्रेड और कॉमर्स को मतलब कैरी ऑन किया, ठीक है, वो स्टार्ट किया। वे ऑर्गेनाइज करते थे अपना खुद का गिल्ड्स, जिसे बोलते हैं गनास, ठीक है। तो गिल्ड को ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड बोलते थे गनास या गना, ठीक है, गण जिसे बोलते हैं गढ़, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गढ़। और इसके अलावा जो निष्क था वैदिक पीरियड में गोल्ड और सिल्वर कॉइन लाइक शतमान एंड कृष्णाला, शतमान, ठीक है, शतमान किसे बोलते हैं, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, शतमान, कृष्णाला जैसे सिल्वर कॉइन्स था, यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सोशल लाइफ की बात करें तो 4 डिविजन्स ऑफ सोसाइटी थी, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये 4 वर्णास थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब ये लीड किए किसे, ये कास्ट सिस्टम को भी यहाँ पर मतलब ऐसे आगे चल के देखेंगे कि कास्ट सिस्टम यही जो है वर्णा सिस्टम लीड करता है, ठीक है। वर्णा सिस्टम वाज थॉरली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड।
ओके। दो हायर क्लासेस जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय ये एक हाईएस्ट प्रिविलेज एंजॉय करते थे, जिन्हें वैश्य और शूद्र को डिनाई किया गया था कि उन्हें इनसे ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलेगी। ठीक है। ब्राह्मण्स ऑक्यूपाई किए थे एक हायर पोजीशन क्षत्रिय से ज़्यादा। कभी कभी क्षत्रिय ये क्लेम करते थे कि हमारा जो स्टेटस है वो ब्राह्मण से ज़्यादा था। ठीक है। और मेनी सब कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन अपीयर हुए इस पीरियड में। और फैमिली में फादर की जो पावर थी उसे बढ़ा दिया गया था किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है। मीन्स पैट्रियार्कल सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ वुमेन के स्टेटस में एज इट इज़, जैसे कि उनको जो जगह थी, ठीक है, समिति में, वो भी यहाँ पर ख़त्म कर दी गई। ठीक है। उसकी इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पर वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो भी यहाँ पर स्टेटस आगे नहीं बढ़ पाया। तो वुमेन जो है वो अभी भी कंसिडर किया जा रहा था इन्फीरियर और सबऑर्डिनेट, माना जाता था कि मेन से वो सबऑर्डिनेट हैं। वुमेन लॉस्ट कर दी थी अपनी पॉलिटिकल राइट्स अटेंडिंग असेंबलीज, जो असेंबलीज में उनकी राइट्स थी वो भी गिव अप कर दी गई थी। ठीक है। चाइल्ड मैरिज यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि एक डॉटर वो डिस्क्राइब करती है एक सोर्स ऑफ मिजरी, मतलब सोर्स ऑफ मिजरी यहाँ पर डॉटर को डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन जबकि वुमेन जो रॉयल हाउस होल्ड में एंजॉय करती थी एक सर्टेन प्रिविलेजेस को। ठीक है। रिलीजन की बात करें लेटर वैदिक पीरियड की, तो गॉड्स अर्ली वैदिक पीरियड में जो गॉड इंद्र और अग्नि थी, इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस लॉस कर दी थी लेटर वैदिक पीरियड में। प्रजापति यहाँ पर क्रिएटर थे, विष्णु प्रोटेक्टर और रुद्र डिस्ट्रॉयर। ठीक है। यही आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाने गए। तो इनकी इंपॉर्टेंस जो है ये बढ़ गई, प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में बढ़ गई। सेक्रीफाइसेस अभी भी इम्पॉर्टेंट था और रिचुअल्स कनेक्टेड थे एक विद देम बिकेम मोर इलाबोरेट। ठीक है। रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस यहाँ और इलाबोरेट तरीके से डिफाइन किया गया। इम्पॉर्टेंस, प्रेयर्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो डिक्लाइन हो गई और सेक्रीफाइस यहाँ पर इंक्रीज हो गए। ठीक है। जैसे मान लीजिए काउ स्लाटर होने लगे। यहाँ पर जो ब्राह्मण पहले जैसे वो नहीं खाते थे, ठीक है, मीट नहीं खाते थे, बीफ नहीं खाते थे, वो यहाँ पर यूज करने लगे। प्रीस्टहुड एक प्रोफेशन बन गया और हेरिडिटरी पोजीशन भी बन गया। ठीक है। सैक्रिफाइसेस के जो फार्मूले थे वो भी यहाँ पर इन्वेंटेड किए गए, मतलब नए नए तरीके अपनाए गए और इलाबोरेट किया प्रीस्टली क्लास, मतलब प्रीस्टली क्लास इलाबोरेट करते थे कि ये ऐसे इस तरीके की सैक्रिफाइसेस होंगी। ठीक है। तो इस तरह एंड ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के अंत तक देखें तो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट प्रीस्टली डोमिनेशन एंड अगेंस्ट सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स। इसे भी देखते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज होता है, डायरेक्ट रिजल्ट और ऑफ दीज इलाबोरेट सैक्रिफाइसेस। इन इलाबोरेट सैक्रिफाइसेस के अगेंस्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म का उत्थान होता है। उपनिषद के जो ऑथर हैं वो भी कहते हैं कि जो हिंदू फिलॉसफी का इसेंस है वो टर्न अवे फ्रॉम द यूजलेस रिचुअल्स एंड इंसिस्टेड ऑन ट्रू नॉलेज। ठीक है। ये ट्रू नॉलेज से यहाँ पर मुंह मोड़ लिए थे और पीस और साल्वेशन जो था वो भी लॉस हो चुका था। ठीक है। इसलिए यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का एवोल्यूशन हुआ, राइज हुआ। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अ लिस्ट ऑफ द वेदा। अ लिस्ट वेदा मीन्स ऋग्वेद, ओके, और प्रवहना जयवली वाज अ पॉपुलर किंग ऑफ, ये थे विदेहा के, काशी के और कुरु पंचाल। तो कौन से थे? प्रवहना जयवली। तो ये थे यहाँ पर किसके? पंचाल नरेश। ठीक है। सॉरी, पंचाल नरेश नहीं, विदेहा के थे। ठीक है। ऑथर ऑफ रामायणा वाज हुम? तो वाल्मीकि। आर्कटिक होम फॉर द आर्यंस वॉज सजेस्टेड बाई, तो बाल गंगाधर तिलक ने सजेस्ट किया था। निष्क, देखो यहाँ पर जो वैदिक पीरियड में था, निष्क यहाँ पर ऋग्वेदिक कॉइन था। ठीक है। और गोल्ड कॉइन था। ठीक है। तो ऋग्वेदिक कॉइन था। उषा क्या थी? वुमेन पॉइंट। गॉडेस कौन थी? यहाँ पर अपाला। ठीक है। और कृष्णाला क्या था? लेटर वैदिक कॉइन था जो कि सिल्वर कॉइन माना जाता है। ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इंद्र एंड वरुण वर द इम्पॉर्टेंट गॉड्स
ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, वरुण नहीं, यहाँ पर इंद्र और अग्नि यहाँ पर इंपॉर्टेंट गॉड्स थे लेटर वैदिक पीरियड में, नहीं ये अर्ली वैदिक पीरियड में थे, ना कि लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। द पोजीशन ऑफ वुमेन इंप्रूव ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, क्या इंप्रूव हुई थी? नहीं, और डिक्लाइन हो गई थी जब यहाँ पर असेंबली खत्म कर दी जाएगा, असेंबली की जो इंपॉर्टेंस थी वो भी लॉस हो गई थी, ठीक है। कास्ट सिस्टम वॉज नॉट रिजिड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, यहीं पर कास्ट सिस्टम यहाँ पर एवोल्यूशन हुआ था, वर्ना सिस्टम यहाँ पर क्रिएट हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। Importance of Samiti and Sabha declined during the later Vedic period. So this statement will be correct. So all of these incorrect, but fourth statement will be correct. So ये रहा, ये ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं कि आरण्यकाश कॉन्स्टिट्यूट द इसेंस ऑफ हिंदू फिलॉसफी, क्या ऐसा है? हिंदू फिलॉसफी को मतलब इसेंस करता है, तो यस, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट मतलब बुक्स लिखी गई थी बहुत सारी आरण्यकाश में, ठीक है, आरण्यका के तौर पर। तो पावर ऑफ किंग हैड इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, तो पावर ऑफ किंग यहाँ पर आर्मी दी गई थी किंग को, ठीक है, तो पावर जो है वो इंक्रीज हो गई थी। दिस विल बी ऑल्सो करेक्ट। आयरन वॉज नॉट नोन टू द ऋग्वेदिक पीरियड, तो आयरन क्या जानते नहीं थे? नहीं, ये जानते थे, ठीक है। कल्टिवेशन और बढ़ गया था ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ आयरन, ठीक है, ड्यू टू नोन ऑफ आयरन, ठीक है। वर्ना सिस्टम वॉज, मतलब ये क्या था? ये रॉन्ग है, ठीक है। द वर्ना सिस्टम वॉज थॉरली इस्टाब्लिश ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, तो वर्ना सिस्टम ऋग्वेदिक पीरियड में इस्टाब्लिश हुआ? नहीं, यहाँ पर कब इस्टाब्लिश हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। या फिर ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें तो ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म में डिवाइड करते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, यहाँ ये मेंशन नहीं है, तो इसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या शॉर्ट्स नोट्स हैं और आप इसे ब्रीफ में आंसर दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर, थर्ड लेक्चर था। और चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म था। जैनिज्म और बुद्धिज्म है, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन भी भर भर के यूपीएससी पूछता है, तो इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसे प्लीज़ देखना ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको नॉलेज भी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। इससे कुछ हो नहीं जाएगा यार, कम से कम ये है कि भाई सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को देखो, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी एक नई वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।